जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान और विभिन्न इंडिया लेवल के और सभी स्टेट के एग्जाम के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का हमारा पोर्शन है वो टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सभी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बने रहिए क्लास के लास्ट तक। और जो अपने परिवार, अपने चैनल पर जो नए हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। फीडबैक जरूर दें कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो इसके बारे में मुझे आइडिया लगता रहे। तो चलिए दोस्तों, कल हमने राष्ट्रपति के बारे में कुछ उनके प्रावधान है जिनके बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति का संवैधानिक आधार, राष्ट्रपति की पदावधि, वेतनमान, उसके बाद में निर्वाचन प्रणाली, शपथ, इसकी निर्वाचन की जो शर्तें, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया था। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो क्लास अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर करें, सभी अपने भाई बहन दोस्तों को, सभी को बताएं। आप अपनी बुक से पढ़ें और बुक से पढ़ने के बाद में ये क्लास अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में आपका रिवीजन हो जाएगा और वहां से अगर जो भी चीज समझ में नहीं आई वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के अंदर दो प्रकार की शक्तियां निहित होती है, एक होती है सामान्य शक्तियां और उसके बाद में दूसरी होती है आपातकालीन शक्तियां। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का चैप्टर हमारा थोड़ा सा लंबा है, बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे एक एक क्लास के हैं, लेकिन हमें यहाँ से करना पड़ेगा और करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी जो शक्तियां हैं, इनके जो पावर है, इसके बारे में। तो इनके सबसे पहले सामान्य शक्तियां हैं जो मैंने बताया और दूसरी है संकटकालीन शक्तियां। दो प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। तो जो सामान्य शक्तियां हैं उनके कुछ प्रकार है। कार्यपालिका शक्तियां, यानी कि कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। उसके बाद में विधायिका या विधायिका जो निर्माण होते हैं, विधायिका के संबंध में जो शक्तियां। इसके बाद में न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां, फिर वित्त संबंधी शक्तियां और अन्य से विवेकीय शक्तियां। यानी कि जो सामान्य शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, उनको 5 अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनका हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं हम संकटकालीन शक्तियां। जो संकटकालीन शक्तियां हैं ये 3 प्रकार की होती है। आंतरिक व बाह्य आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय संकट। ये 3 प्रकार है जो आपातकालीन शक्तियों के प्रकार है। तो कुल मिलाकर 3, 5, 3, 8 प्रकार के डिवाइड किए हुए हैं राष्ट्रपति की शक्तियों को। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति की इनमें से कौन सी संकटकालीन शक्ति नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन होता तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा सामान्य शक्तियों के अंदर कौन कौन सी शक्तियां आती है, तो ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वित्त संबंधी और अन्य से विवेकीय शक्तियां, ये आती है सामान्य शक्तियों के अंदर। इसके बाद में चलो हम चलते हैं सामान्य शक्तियों की विस्तृत चर्चा करने के लिए। तो जो कार्यपालिका सामान्य शक्ति हैं, इनके अंदर हम पहली शक्ति लेते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंदर कुछ पॉइंटों के रूप में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और पॉइंटों के रूप में हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है शासन कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ये हमने कल की क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति की सरकार द्वारा अगर कोई भी कार्य किया जाएगा भारत सरकार का, तो वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा और ये शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। ये या तो राष्ट्रपति खुद करेंगे या उनके अधीनस्थों द्वारा करवाया जाएगा। तो ये है हमारा अनुच्छेद 53 और 77। बाकी हम जैसे जैसे अनुच्छेदों में चलेंगे तो वहां पर हम इनकी फिर से एक बार विस्तृत चर्चा करते हुए जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 53 और 77 के अंदर राष्ट्रपति जो शासन कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, राष्ट्रपति खुद या उनके अधीनस्थों द्वारा करवाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण नियुक्तियां करना। आपको यहाँ से बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो क्लियर होंगे। आप लोगों को इस टॉपिक पैराग्राफ से आपको खुद को क्वेश्चन बनाना आना चाहिए।
मेरा पढ़ाने का मोटो यही है कि मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि यहाँ से अगर इर्द गिर्द में अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो हमारा वो गलत नहीं हो, हमारा क्वेश्चन छूटे नहीं। वन लाइनर फॉर्म के अंदर, क्वेश्चन फॉर्म के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो वहां से उसके 4 ऑप्शन है वही हम क्लियर कर पाएंगे, या एक उसका आंसर है उसको क्लियर कर पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर इस पूरे कार्यपालिका शक्तियां अगर पूरी पढ़ेंगे, हम डिस्क्रिप्टिव टाइप में अगर समझते हुए पढ़ेंगे, इनको समझते हुए चलेंगे, तो यहाँ से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो हमारा गलत नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता जाऊंगा। महत्वपूर्ण नियुक्तियां करना, यानी कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्तियां करते हैं, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, या ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या नहीं। तो ये क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ से क्लियर होंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत आता है, या 75(1) के तहत राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो सर्वमत प्राप्त जो दल होता है उसका जो नेता है उनको ये आमंत्रित करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, जो अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है हमारा मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि जो प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद में प्रधानमंत्री एक पूरी लिस्ट मंत्रियों की राष्ट्रपति के सामने पेश करते हैं, तो उनकी अनुशंसा के, प्रधानमंत्री के अनुशंसा के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा के दे दे तो आपको गलत नहीं होना चाहिए कि किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति है मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति है वो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और ये अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो प्रधानमंत्री मंत्रियों की एक सूची तैयार करके उसकी अनुशंसा करेंगे राष्ट्रपति के सामने कि इनको मंत्री बनाया जाए, तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे, यानी कि उनको मानना होगा कि ये जो लिस्ट दी है प्रधानमंत्री के द्वारा अनुशंसा की गई है उनको मंत्री बनाया जाए 75(2) के तहत। नेक्स्ट है हमारा राज्यपालों की नियुक्तियां। राज्यपालों के विभिन्न जो राज्य है हमारे 29 राज्य के जो राज्यपाल है उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। उपराज्यपाल है उनकी नियुक्तियां, गवर्नर है उनकी नियुक्तियां की जाती है, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनकी जो नियुक्तियां हैं उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कुछ जो हमारे क्षेत्र है जहां पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, ये हम आगे जैसे हमारे प्रशासकों का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चंडीगढ़ के अंदर आयुक्त बैठता है हमारे पूरे भारत देश के अंदर, तो चंडीगढ़ के अंदर जो आयुक्त है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट हो या उस सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये अनुच्छेद 124 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तथा अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। इसके बाद में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है, जो अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। इसके बाद में कुछ आयोग और कुछ जो संगठन है उनके अध्यक्षों की, सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से की जाती है। यूपीएससी के अध्यक्ष, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक अगर किसी भी राज्यों का संयुक्त अगर लोक सेवा आयोग बनाया गया है तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद में विभिन्न राजनयिक प्रतिनिधियों, जो राजनयिक प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे अदर दूसरे देशों के अंदर नियुक्त किए जाते हैं, जैसे राजदूत हो गए, उच्चायुक्त हो गए, महावाणिज्य दूत हो गए और वाणिज्य दूत हो गए, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद में विभिन्न आयोग के अध्यक्ष,
विभिन्न आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, मानवाधिकार, अल्पसंख्यक, राजभाषा आयोग, इन सभी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये प्रावधान कब किया गया है? 69वां जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री है इनकी नियुक्ति करने का प्रावधान 69वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत किया गया और उसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 239 के 5 के अंतर्गत के मुख्यमंत्री दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये प्रावधान कब लागू किया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। और ये किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति की जाएगी? तो 239 के 5 के तहत। किसके तहत की जाएगी? 239 के 5 के तहत इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ से ये हमारे क्वेश्चन फ्रेम होने के जो तरीका है कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर अगर मान लो 4 ऑप्शन दे दें तो उन 4 ऑप्शन को और एक 5 यही तैयार कर सकते हैं हम एक क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ने से। नहीं तो हम इसके सदस्य, अध्यक्ष, लोक सेवा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। तो इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा गलत होने के चांस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी के हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इसी क्रम के अंदर कार्यपालिका शक्तियों के अंदर। तीसरी हमारा जो शक्ति है कार्यपालिका शक्तियों के अंदर नियम निर्माण की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति को विभिन्न न्यायिक अधिकारी और सरकारी जो कर्मचारी है इनकी नियुक्तियों के संबंध में नियम बनाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर संघ की इकाइयों पर नियंत्रण, यानी कि जो संघ है हमारा भारत देश है एक संघ है जो विभिन्न अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो इस संघ की इकाइयों पर नियंत्रण रखने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद वे राज्यों को आपसी विवादों का समाधान भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन चलाना, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उन केंद्र शासित प्रदेश के शासन को चलाने के लिए राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासक और आयुक्त इनके माध्यम से यहाँ पर शासन कार्य देखा जाता है और शासन कार्य करवाया जाता है। ये भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन है चलाया जाता है इनके माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना, यानी कि विदेशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है, उनकी शक्तियां हैं। और विदेशी यात्राएं करना ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। इसके बाद में 7 नंबर है सर्वोच्च सेनापति के रूप में, यानी कि राष्ट्रपति है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख या प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। तो ये जल, थल, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होते हैं और सर्वोच्च सैन्य कमांडर होते हैं। जो युद्ध और शांति दोनों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना ये चीज। और कार्यपालिका शक्तियों के अंदर लास्ट पॉइंट है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र है, जब देश आजाद हुआ था तो कुछ क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इन जनजातीय क्षेत्रों के अंदर प्रशासन के संबंध में, प्रशासन चलाने के संबंध में विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो भी राष्ट्रपति के पास में है। तो ये ATMM यहाँ से शॉर्ट फॉर्म के रूप में आप याद रख सकते हैं कि ये कौन से जो 4 जनजातीय क्षेत्र हैं जिनके अंदर राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है। ये काफी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ATMM असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय है। तो इन क्षेत्रों के अंदर, ये जनजातीय क्षेत्रों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा विशेषाधिकार है प्रशासन चलाने के लिए। तो ये थी हमारी कार्यपालिका शक्तियां, जिनके कुछ पॉइंट थे जहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने करवा दिए हैं। यहाँ से बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा।
इसके बाद में है हमारा दूसरा पार्ट विधायी या व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां। विधायी या व्यवस्थापिका से प्रशासन चलाने से संबंधित व्यवस्थापिका जो बनाई हुई है हमारी, जो विधायिका बनाई हुई है, इससे संबंधित राष्ट्रपति के पास में जो शक्तियां हैं उनकी चर्चा करते हैं हम। संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद का जो अधिवेशन बुलाना है ये अनुच्छेद 85(1) के तहत संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करना। इसके बाद में संसद का सत्रावसान करना अनुच्छेद 85(2) के तहत। फिर लोकसभा का विघटन करना राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये 85(3) जो लोकसभा का विघटन किया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में लोकसभा में 2 सदस्यीय आंग्ल भारतीय मनोनीत करना, ये भी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका विधायी शक्तियों के अंदर आता है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना, ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंदर आता है। फिर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना और अध्यादेश जारी करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123, यानी कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। जब सत्र नहीं चल रहा है तो सत्र के नहीं चलने के दौरान राष्ट्रपति अगर कोई ऐसा भी नियम कानून बना सकते हैं जो अध्यादेश के माध्यम से लाया जाता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर लोकसभा में विशेष अभिभाषण करना, यानी कि लोकसभा के अंदर विशेष अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 87 के तहत। प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद एक बार ये किया जाता है, यानी कि जब भी लोकसभा का चुनाव हो जाता है उसके बाद में एक बार राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में विशेष अभिभाषण किया जाता है और ये 87 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है संसद में अभिभाषण व संदेश भेजना। जो संसद है हमारी, इसके अंदर अभिभाषण और संदेश भेजना ये अनुच्छेद 86 के तहत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और फिर ये 10वां पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब हमारी जो विधायी शक्तियां हैं, व्यवस्थापिका शक्तियां, इसमें 5 पॉइंट और बचे हैं, वो करवा के हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। बाकी कल हम बचे हुए जो भी शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी क्रम के अंदर विधायी जो शक्तियां हैं, व्यवस्थापिका से संबंधित राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, उनके बारे में कुछ पॉइंट बचे हुए हैं जो हम यहाँ पर फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये भी पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। तो 11वां नंबर पॉइंट है विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। जो संसद के द्वारा पारित कर दिए जाते हैं जो विधेयक, जो कानून, उनके ऊपर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ही वो कानून या अधिनियम नियम बन पाता है। तो इनके ऊपर हस्ताक्षर करना। नेक्स्ट है विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना, यानी कि राष्ट्रपति के पास में जब हस्ताक्षर के लिए अगर कोई विधेयक भेजा जाता है संसद द्वारा पारित करके, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है, उनके पास में ये शक्ति है कि वो उसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए वापस संसद को लौटा सकते हैं। इसके बाद में विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग करना, यानी कि राष्ट्रपति के पास में एक वीटो पावर भी होता है, जेबी यानी कि पॉकेट वीटो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो एक ऐसा प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में कि वो उस विधेयक को वापस लौटाए या नहीं लौटाए, कितने समय तक अपने पास में लंबित रख सकते हैं, इसके ऊपर संसद उनको नहीं बोल सकती। और एक बार हमारे अभी तक के जो हिस्ट्री है इसके अंदर एक बार जेबी वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है 1986 के अंतर्गत। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि 1986 के अंदर भारत के अंदर कौन राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि 1986 में राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जेबी वीटो का प्रयोग किया था किसी भी विधेयक को पारित करने के ऊपर लेकर, विधेयक को ऊपर हस्ताक्षर करने को लेकर। नेक्स्ट है धन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देना। अगर कोई भी संसद के अंदर अगर विधेयक, धन विधेयक अगर पारित होता है, ये सारे विधेयक इनकी हम आगे जैसे ही संसद के अंदर चलेंगे तो वहां पर हम बिल्कुल क्लियर चर्चा करेंगे। अभी जो शक्तियां हैं तो ये वन लाइनर फोरम के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास में है। बाकी इन शक्तियों के आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब इनका पॉइंट या इनका टॉपिक आएगा तब। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है और अगर उसको संसद में प्रस्तुत करना, उसको पारित करवाना है तो उसके ऊपर पूर्व अनुमति जरूरी है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद में ही धन विधेयक है जो संसद के अंदर लाया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट संसद में रखवाना, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के आयोग है
इनकी जो रिपोर्टें हैं ये संसद के अंदर रखवाई जाती है और ये भी रखवाने का जो कार्य है, जिम्मेदारी है, शक्ति है, वो राष्ट्रपति के पास में है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल से संबंधित शक्तियां, यानी कि राज्य विधानमंडल है उनसे संबंधित कुछ शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास में है। यानी कि समवर्ती सूची से संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देना या अस्वीकृति देना, ये राष्ट्रपति के पास में शक्ति है, उनके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जो समवर्ती सूची है उसके ऊपर हमारे देश के अंदर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के ऊपर राज्य और संघ दोनों को कानून बनाने का नियम, ये शक्ति है, दोनों का अलग अलग है। संघ सूची के ऊपर संघ को है, केंद्र को है, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार को है, समवर्ती सूची के ऊपर दोनों को है। और इनमें से अगर समवर्ती सूची के अंदर अगर केंद्र सरकार, संघ सरकार अगर कोई भी इसके ऊपर विधेयक बनाती है या कोई भी कानून बनाती है तो वो मान्य होगा, न कि राज्य सरकार वाला। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो समवर्ती सूची से संबंधित राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर कोई भी विधेयक है वो पारित किया जाता है तो उसके ऊपर उसको पारित करना है या नहीं करना, स्वीकृति देना या नहीं देना, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, वो उनके पास में ये शक्ति है। राज्यों के अंदर व बाहर व्यापार पर प्रतिबंध है, यानी कि किसी भी स्टेट, कोई भी राज्य के अंदर या बाहर कोई व्यापार पर, कोई ट्रेड पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को स्वीकृति देना या नहीं देना, ये भी राष्ट्रपति के पास में शक्ति है। वो अपने विवेक से इसमें चाहे तो स्वीकृति दे सकते हैं, चाहे तो स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, अस्वीकृति भी कर सकते हैं। इसके बाद में राज्यपाल द्वारा भेजे जाने वाले विधेयक, यानी कि राज्यपाल कुछ विधेयक हैं जो राष्ट्रपति के पास में भेजते हैं राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, तो उन विधेयकों के ऊपर राष्ट्रपति स्वीकृति या अस्वीकृति देना, ये भी राष्ट्रपति के पास में एक शक्ति है। वो चाहे तो उस पर स्वीकृति दे सकते हैं और अगर नहीं चाहे तो अस्वीकृति भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा विधायिका और व्यवस्थापिका से संबंधित कुछ शक्तियां। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचा है, छोटा सा पॉइंट, कुछ विशेष शक्तियां हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे हम कल। और आज इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। आप बने रहिए बीएल एजुकेशन मोटिवेशन के साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सभी प्रकार की पीडीएफ, सभी प्रकार के नोट्स वगैरह, इंफॉर्मेशन वहां पर टाइम टू टाइम मिल जाती है। जय हिंद, जय भारत।